अरे मैं तुम्हें कब तक बुलाती रहूंगी इस तरह। माधुरी अंदर भागती है, वो मुख्य दरवाजे के फ्रेम से टकराती है और नीचे गिर जाती है। माधुरी की बाह टेढ़ी हो जाती है और वहां से खून निकलने लगता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती, उठ जाती है और स्वप्ना के पास जाती है। मैं 1 घंटे से बुला रही हूँ, क्या तुम बहरी हो गई हो? हाँ, मैं आपकी गाड़ी धो रही थी मैडम, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा मैडम। घर वापस आने पर मैं तुमको देखूंगी अच्छे से। चलो अब देर हो रही है। वे दोनों कॉलेज जाने लगते हैं। आगे आगे स्वप्ना चलती है और माधुरी पीछे स्वप्ना के बैग को लेकर जाती है। एक हाथ में बैग और दूसरे में छाता। अफसोस की बात यह है कि माधुरी के पैरों में चप्पलें भी नहीं हैं। वे कॉलेज पहुंच जाती हैं। स्वप्ना माधुरी से अपना बैग लेकर कॉलेज चली जाती है। माधुरी वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। दरअसल माधुरी स्वप्ना की नौकरानी बन चुकी है, जिसे 24 घंटे स्वप्ना के इशारों पर चलना है। वो उस दिन बहुत थकी हुई थी, तो कॉलेज के बाहर ही पड़े पड़े सो गई। कॉलेज खत्म हो गया। जब सपना ने माधुरी को सोते हुए देखा तो उसने अपने हाथ में एक छड़ी ले ली और माधुरी को उसकी पीठ पर जोर के मारी। माधुरी अचानक उठ बैठी और जोर से चिल्ला पड़ी। स्वप्ना आगे बढ़ गई। आगे क्या हो सकता है, इस डर से कांपती हुई माधुरी स्वप्ना के पीछे पीछे जाती है। क्या तुम जानती हो कि आज तुम्हारे लिए क्या सजा है? देखो, तुमको इस जंगल के रास्ते से घर आना है, और वो भी अपने पैरों में बिना चप्पल पहने। जाओ, जब मैं घर पहुंचूं तो मुझे घर पर दिखनी चाहिए हो, नहीं तो तुम्हें पता है ना कि क्या होगा। जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। दुखी होकर स्वप्ना के बैग को उठाकर जंगल के रास्ते से भागते हुए, पैरों में चप्पल न होने से माधुरी के पैरों में कांटे कंकड़ फंस जाते हैं। जंगल में माधुरी की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा घने जंगल से निकलते हुए माधुरी बेहद डरी हुई थी और अपने कलेजा थामी हुई थी। पैरों से निकलते हुए खून की परवाह किए बिना बेहद साहस के साथ आखिर वो घर पहुंच जाती है। घर पर स्वप्ना को पहले से आया देखकर हाफती हुई वो नीचे गिर पड़ती है। मैं तुम्हें सजा दूंगी क्योंकि तुम यहाँ सही समय पर नहीं पहुंच सकी। मैं अभी बताती हूँ। ये कहते हुए उसने कुछ कांच की बोतलें तोड़ दी। उन कांच के टुकड़ों पर चलो, स्वप्ना कहती है। दुख की बात कि माधुरी ने अपने गालों पर लुढ़कते हुए आंसुओं के साथ कांच के टुकड़ों पर चलते हुए अपने होठों को भींचकर रोना बंद करने की कोशिश की, जो माधुरी के लिए कोई नई बात नहीं थी। जब स्वप्ना को गुस्सा आता है तो वो माधुरी को कोड़े से भी मारती है और उसे बेहद सताती है। उसकी चीखों से स्वप्ना को अजीब से खुशी मिलती है। कांच के टुकड़े उसके पैरों में चुभ गए थे, इसलिए उसने उन पर पट्टा बांध लिया। स्वप्ना का खाना खत्म होने के बाद वो बचा खुचा खाना खाती है और बिस्तर पर आ जाती है और अपने बीते दिनों को याद करती है। वास्तव में माधुरी घर की नौकरानी थोड़े ही है, वो तो अपने पिता की दूसरी पत्नी की बेटी है। माधुरी के पैदा होने के बाद उनके बीच मतभेद हुआ, जिस वजह से उसकी माँ ने वो घर छोड़ दिया और फिर अपने पति से तलाक ले लिया और अपने मायके चली गई। उसके पिता ने उसकी माँ के चले जाने के बाद उसका ख्याल नहीं रखा, क्योंकि वो छोटी थी। वो नहीं जानती थी कि कहाँ जाए और घर में रहते हुए सभी काम कर रही थी और अपनी सौतेली बहन के सारे जुल्मों को सहन कर रही थी। माधुरी स्वप्ना को अपनी बड़ी बहन मानती थी, लेकिन स्वप्ना ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया। अगर मैं अपनी बहन की बात नहीं मानूंगी तो वो मुझे घर से निकाल देगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे पास सही राह दिखाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे इन यातनाओं को झेलना पड़ता है और यहाँ रहना पड़ता है। बिना किसी को बताए वो चुपके से किताबें पढ़ती रहती है। उस दिन स्वप्ना का जन्मदिन था और घर सजावट के साथ बहुत सुंदर लग रहा था। स्वप्ना का जन्मदिन भव्य रूप से बने, इस वजह से माधुरी के पास बहुत सारा काम था और जब तक वो सोने के लिए गई, रात के 2 बज चुके थे। वो बिस्तर पर जाते ही गहरी नींद में सो गई और सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। जब स्वप्ना सुबह उठी तो उसने माधुरी को आवाज लगाई।
अरे तुम जहां भी हो, बेड टी लेकर आओ ना, नहीं दोगी क्या आज? वो जोर से चिल्लाती है, लेकिन माधुरी लंबे समय तक नहीं आई। तब स्वप्ना गुस्से में रसोई में गई और देखा माधुरी अभी भी सो रही थी और उसके पास कुछ किताबें पड़ी थी। उन्हें देखते ही स्वप्ना, इसका मतलब है कि वो मेरी किताबों की मदद से इतने दिनों से पढ़ रही है बिना मुझे इसकी खबर लगे। मतलब इसने मुझे धोखा दिया है। गुस्से में वो स्टोव पर जाती है और जलते हुए कोयले को एक प्लेट में लाती है और उसे माधुरी पर डाल देती है। माधुरी चिल्लाती हुई उठ बैठती है, अपने शरीर के जले हुए हिस्सों को देखकर रोती है और स्वप्ना से उसे माफ करने के लिए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरी तरह पढ़ाई करना चाहती हो? तुम्हारा इस घर में दाना पानी बंद, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। इतना कहते हुए वो उसे घर से बाहर धकेलना चाहती है। मुझे एक बार के लिए बड़े दिल रखकर माफ कर दो, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। तुम जो भी सजा दोगी मैं उसे बर्दाश्त करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे जाने के लिए मत कहो। ठीक है, फिर जाकर बाहर चट्टान पर खड़ी हो जाओ। जब तक मैं नहीं कहूं तब तक उतरना मत, समझी? तुम जो कहोगे वैसे ही करूंगी। कहते हुए वो चली जाती है और बाहर की चट्टान पर खड़ी रहती है। क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी थी, माधुरी के तलवे में छाले पड़ने लगते हैं, लेकिन वो शाम तक उसी तरह रहती है। हर गुजरते दिन के साथ माधुरी का दिल पत्थर का होता जा रहा है और कुछ समय बाद उसकी आंख के आंसू पूरी तरह से सूख चुके हैं। बालापुर गांव में ये अभिषेक का घर है। अभिषेक की 2 पत्नियां थीं। एक के बाद एक बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। अभिषेक सौतेली बहनों की देखभाल करते हुए अपना जीवन बिता रहा था। भारती और पूजिता अपने पिता के पास आती हैं, जो अखबार पढ़ रहा होता है। गुड मॉर्निंग डैडी। हेलो पापा। गुड मॉर्निंग भारती। हेलो पूजिता। डैडी, आपको हम दोनों में से ज्यादा कौन पसंद है? तुम दोनों में से कोई ज्यादा या कम नहीं है। तुम दोनों सौतेली बहनें हो और एक दूसरे के साथ प्यार से रहती हो। तुम दोनों मेरी 2 आंखें हो। दोनों का होना जरूरी है मेरे खुश रहने के लिए। लेकिन तुमने क्यों पूछा? अच्छा डैडी, आपके मरने के बाद इस घर का मालिक कौन बनेगा? ये घर पूजिता की माँ के नाम पर लिखा गया है, इसीलिए मेरे मरने के बाद ये घर पूजिता का होगा। क्यों पूछ रही हो? अगर पूजिता भी मर जाए तब ये तुम्हारा होगा। उसकी बात सुनकर भारती बिना कुछ बोले वहां से रसोई में चली जाती है। मुझे ये घर बहुत पसंद है, मुझे ये घर चाहिए, लेकिन ये मेरी सौतेली माँ के नाम पर लिखा है और ये लिखा है कि पापा के मरने के बाद ये पूजिता का हो जाएगा। तब तो पूजिता को मेरे हाथों मरना ही होगा। भारती ने रसोई में गैस लीक की और वापस हॉल में आ गई। पूजिता जो अपने कमरे में थी, जरा दुविधा में थी और जैसे उसने कोई फैसला लिया। मुझे अपनी घबराहट नहीं दिखानी चाहिए। मुझे पता है कि सौतेली बहन मुझे संपत्ति के लिए मारना चाहेगी। रोज की तरह मुझे अपना काम करना चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी सौतेली बहन क्या करने जा रही है। इस तरह जब वो रसोई में जा रही थी, पूजिता को गैस की गंध आई और उसे भारती पर शक हुआ। ओहो, अब तक तो यही थी रसोई में, क्या इसने मुझे मारने के लिए गैस लीक की है? उसने सोचा। पूजिता ने अपनी नाक पर कपड़ा बांध लिया और रसोई में गई। खिड़कियां खोल दी और हॉल में आई। तब भारती ने कहा, मैंने तुमसे खाना बनाने के लिए कहा था ना, यहाँ क्यों आ गई तुम? किसी ने जानबूझकर रसोई में गैस लीक की है। गैस लीक हो रही है? मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। कभी तुम काम से भागने के बहाने तो नहीं बना रही हो? ऐसा कुछ नहीं है बहन, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो खुद जाकर देखो ना। मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है। आई रियली डोंट केयर। इस तरह भारती ने बात बना दी। कुछ दिन बीत गए। पूजिता को मारने के लिए भारती ने कई तरीकों से कोशिश की, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकी।
भारती का लक्ष्य पूजिता को मारना था, क्योंकि वो पूजिता को मारकर उस घर को अपना बनाना चाहती थी। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं कई तरीकों से कोशिश करके देख चुकी हूँ, लेकिन मैं पूजिता को मार नहीं पा रही। इस तरह से नहीं चलेगा। इस बार मैं उसे भागने का कोई मौका नहीं दूंगी। तब देखती हूँ कि ये घर मेरे नाम कैसे नहीं होता। वो इसी बात पर अपना दिमाग लगा रही थी। इस बीच भारती ने पूजा का एक खिलौना देखा जो उसकी माँ ने उसे दिया था। तब भारती को एक ख्याल आया। बिना देर किए वो उस खिलौने को ले गई, घर के पीछे आई और उसे वहां स्विमिंग पूल में फेंक दिया। अब देखो, पूजिता को तैरना तो आता नहीं, लेकिन क्या वो अपनी मरी हुई माँ की निशानी को छोड़ेगी या फिर अपना जीवन गंवाएगी? पूजिता के खिलौने को स्विमिंग पूल में फेंककर वो अंदर आई जैसे उसे कुछ पता ही न हो और हॉल में बैठ गई। पूजिता हॉल में आई, लेकिन जब उसे अपनी माँ द्वारा दिया गया खिलौना नहीं दिखा तो वो परेशान हो गई। माँ द्वारा दिया गया खिलौना यही होना चाहिए था। वो यहाँ नहीं है, कहाँ गया? यही तो रखा रहता था ना हमेशा। वो रोने लगती है और हर जगह तलाशती है। भारती मन ही मन हंस रही थी, लेकिन नाटक किया कि उसे भी तकलीफ हुई। अरे बहन, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? तुमने क्या खो दिया यहाँ? माँ का दिया खिलौना मैंने खुद इसे यहाँ रखा था, लेकिन अभी यहाँ नहीं है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। ओ ये बात है, वो तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया था, बहुत कीमती है तुम्हारे लिए ना। ध्यान से खोजो, क्या तुम इसे कहीं ले गई थी और छोड़ दिया? फिर भारती स्विमिंग पूल की तरफ गई। खिलौना स्विमिंग पूल में तैर रहा था। तुरंत पूजिता, अरे ओ पूजिता, तुम्हारी मम्मी का दिया खिलौना स्विमिंग पूल में गिर गया। पूजिता उसकी बात सुनकर तुरंत स्विमिंग पूल के पास आई। जैसा कि भारती ने कहा था, पूजा की माँ द्वारा दिया गया खिलौना पानी में तैर रहा था। माँ, ये खिलौना माँ की आखिरी याद है, अब कैसे करूं, कैसे निकालूं? पूजिता खिलौने को पानी में देखकर रोने लगी। भारती उसके पास आई। अरे बहन पूजिता, सौतेली माँ का दिया हुआ खिलौना स्विमिंग पूल में गिर गया है, तो तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ और ले आओ। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता ना। तुम्हें तैरना नहीं आता तो मैं कहाँ जानती हूँ तैरना? हम दोनों ही बहनें तैरना नहीं जानती हैं। हमने अपनी माँओं को तो खो ही दिया है, अब हम माँ द्वारा दिए गए खिलौने को भी खो दे। पता नहीं माँ कहाँ है, लेकिन केवल एक चीज जो हमारे करीब है वो है उनकी यादें जो उस खिलौने में है। तुम उसे गवा दोगी? मुझे पता है दीदी, इतने दिनों में उसके दिए हुए खिलौने में उसी को देखती रहती थी। अब मैं उसके दिए खिलौने को भी खो दूंगी। पूजिता रोने लगी। भारती ने पीछे से आकर उसको स्विमिंग पूल में धकेल दिया। बस स्विमिंग पूल में गिरी पूजिता डूबने लगी और हाथ पैर जोर जोर से चलाने लगी। मुझे बचा लो, मुझे बचा, वहाँ कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। वो इस तरह चिल्ला रही थी। ये देखकर भारती ने कहा, मैं तुमको बचा सकती हूँ पूजिता, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? सबसे पहले मुझे बचाओ, बाद में तुम जो मांगोगी मैं दूंगी। अभी तो तुम यही कहोगी, लेकिन अगर तुम सही सलामत बाहर आ गई तो तुम पुलिस में रपट लिखाओगी। तब वे मुझे ले जाएंगे और धमकाएंगे। फिर मुझे तुमसे विनती करनी होगी। मुझे ये सब सहने की क्या जरूरत है? तुम उस पानी में आराम से मर जाओ। मैं बताऊंगी सबको कि तुम फिसलकर स्विमिंग पूल में गिर गई और तैरना नहीं जानती थी। ये तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अच्छा रहेगा। खिलौने के साथ साथ तुम भी चले जाओ माँ के पास, है ना? मुझे बचा लो बहन, अगर तुम चाहोगी तो मैं ये घर तुम्हें दे दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। ओहो, ऊपर आकर फिर कहीं जाने की क्या जरूरत है? भारती ने कहा और वहां से चली गई। पानी में डूबने से
आखिरकार पूजिता की मृत्यु हो गई।